So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number two for module number two for the Bosch IDIT. I hope जी तारिक साहब आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं प्लीज पूछिए जी नहीं ब्रदर। सर, मैंने जस्ट जस्ट मैंने कंफर्म किया है कि हम इधर अच्छा 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 इस अच्छा 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 ओके ओके ओके। बिल्कुल ठीक है, कंफर्मेशन जरूरी होती है। वैसे मेरी आदत भी है, मैं क्लास स्टार्ट जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है मैं लाजमी पूछता हूँ, मतलब क्योंकि जाहिर है ये इसमें इश्यूज आते हैं, इंटरप्शन होती है, सिग्नल्स अप एंड डाउन होती हैं, तो इसलिए इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। थैंक यू वेरी मच। सो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो लीडरशिप होती है उससे पहले जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है और उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं गोल्स के अंदर, उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये जो टेस्ट एनालिसिस है इसको हम परफॉर्म करते हैं, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन फिर हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल गोल्स है उनके अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। और जो ओवरऑल मतलब है कि हमारी ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़े बल्कि हेल्थ एंड सेफ्टी को ही तहफ़्फ़ुज़ मिले। मतलब ऑब्वियसली जब हेल्थ एंड सेफ्टी आपकी, आपके लोग हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, इंसिडेंट कम होंगे, इंजरीज कम होंगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली उसके साथ वैसे भी रिलेटेड होती है, लिंक्ड होती है। लेकिन ये समझने की बात होती है, अमूमी तौर पे समझ नहीं आ रही होती है हमारे एम्प्लॉयर्स को, वो अफरा तफरी में होते हैं, उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होती। वो ये समझ रही होती है कि यार हम वर्कर्स को दबा के प्रेशर से काम लेके हम तो बहुत ज्यादा तीर मार रहे हैं, बढ़ा के हम ज्यादा हम ऑब्जेक्टिव गेन कर रहे हैं फाइनेंशियल अपने, बट अल्टीमेटली वो एक्चुअली गलती पे होती हैं। तो ये फिर मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं वहाँ पे, जो एडवाइजर्स होते हैं, सेफ्टी के लोग होते हैं, वो फिर अपनी मैनेजमेंट को कन्विंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज। तो इस तरह ये मतलब ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल जब गोल्स एक हो जाते हैं तो फिर प्रोडक्टिविटी अपनी मैक्सिमम पीक पे होती है। आगे चलते हैं हम। आगे हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, उसके स्ट्रक्चर को, उनके अंदर होने वाले इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है और उनको रिजॉल्व कैसे करना है, उसके लिए जो टेक्निक है टेस्ट की उसको हम ओवरव्यू कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लीडरशिप की, कि मतलब किस किस्म की जो लीडरशिप है वो टाइप्स क्या है उसकी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रिवेल कर रही होती है। मतलब लीडर जो है वो मतलब लीड कर रही होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो स्टाइल जो है वो क्या है, और फिर उनके उनके जो मतलब हर स्टाइल की जो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनकी एट्रीब्यूट्स क्या है, इसको हमने बेसिकली डिस्कस करना है इस सेक्शन के अंदर। तो व्हाट इज सेफ्टी लीडरशिप, चले आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हैं। जी इजाज, आप बताएंगे आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है सेफ्टी लीडरशिप का, मतलब क्या होती है लीडरशिप। इजाज आप मौजूद हैं? सेफ्टी लीडरशिप जो होती है वो आपने अपने जो नीचे वर्कर्स होते हैं, जो आपकी मिडिल मैनेजमेंट होती है, जिसको उनको साइट सेफ्टी इश्यूज के बारे में अवेयर करना है, एंड देन उनको उनकी कंप्लायंस के लिए उन तक वो अपनी बात को पहुंचाना है, एंड देन उसकी कंप्लायंस करवाना सर। ये आई हाँ थिंक सेफ्टी लीडरशिप होती है। जनरली बिल्कुल, ये बिल्कुल बात आपकी सही है जी। जी तारिक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस हवाले से, सेफ्टी लीडरशिप का क्या जी कंसेप्ट सर। आपके जहन में। जी सर, लीडरशिप जैसे इजाज ने कहा, मैं इसी को आगे लेके चलता हूँ कि लीडरशिप वो होती है जो टॉप पे बैठ के अपने मिडल और जो ग्राउंड पे वर्कर्स होते हैं उनके लिए प्लानिंग और जो रिसोर्सेज होते हैं उनका एक काम करती है और उनको लीड बेहतरीन, करती है हर चीज के बहुत लिए। बहुत जबरदस्त, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया। ये तो जनरल मतलब हमारे जेब में कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन हमने थोड़ा डीप जाके इसको अंडरस्टैंड करना है कि टाइप्स ऑफ लीडरशिप क्या क्या किस तरह की होती हैं, वो किस तरह एग्जर्ट करती हैं उनको। उससे पहले हम पहले लीडरशिप को डिस्कस कर लेते हैं। ये लीडरशिप बेसिकली फॉर्मली अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो क्या है, सेफ्टी लीडरशिप कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द डिजायर्ड स्टेट, सेटिंग अप द टीम टू बी सक्सेसफुल, जैसे कि आप लोगों ने बताया, एंड इंगेजिंग इन दी discretionary efforts that drive the safety culture या सेफ्टी वैल्यूज या कल्चर। मतलब टॉप पे बैठ के उन्होंने मतलब प्लानिंग भी करनी है, एग्जीक्यूशन भी इंश्योर करनी है, इन्फोर्समेंट भी करनी है, गाइड भी करना है लोगों को,
रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने हैं, उनके साथ कंसल्टेशन भी करनी है, ताकि ओवरऑल जो आपकी एक कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो पॉजिटिव हो। ठीक है। और उसमें जो प्रोडक्टिविटी का एक मेन गोल है वो सबके लिए यकसा हो। उसमें किसी किस्म की जो हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज हैं उनको मतलब इग्नोर ना किया जाए। दैट इज सेफ्टी लीडरशिप। ठीक है। इंगेजिंग इन एंड मेंटेनिंग बिहेवियर्स दैट हेल्प अदर्स अचीव सेफ्टी गोल्स। मतलब लीडरशिप में सिर्फ यही कंसेप्ट नहीं होता कि जी लीडरशिप कोई अथॉरिटेटिव डंडा है बस उसमें जो है ना वो सख्ती से काम मुकम्मल करवाना है। नो, लोगों के बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड करना लीडरशिप के रोल में आता है। ठीक है ना। उनको अब हम आगे टाइप्स इसकी डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि किस तरह एग्जर्ट करती हैं और किस तरह मनूवर करती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर और चीजों को इम्प्रूव करती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल जो है वो लीडरशिप ने प्रोवाइड करना होता है, प्लानिंग करके उसके थ्रू एग्जीक्यूशन करनी होती है। अब अगर हम आगे टाइप्स की बात कर लें, इसमें एक टाइप जो मेन आती है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप होती है लीडरशिप की। ये क्या होती है जी? और दूसरी होती है ट्रांजैक्शनल। इसकी पहले टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर वन बाय वन हम इसको, फिर तीसरी होती है ऑथेंटिक, चौथी होती है रेजोनेंट। ठीक है। ये चार किस्म की लीडरशिप जो है वो अमूमी तौर पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिवेल कर रही होती है। यानी हाँ, कई लीडर्स ऐसे होते हैं जो लीड तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि यार हम किस टाइप की लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब आप परफॉर्म करते हैं टॉप पे, टॉप मैनेजर के तौर पे, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस किस्म का स्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। या अगर आप किसी रॉन्ग स्टाइल की तरफ चले गए हैं तो आपको फिर दोबारा करेक्ट स्टाइल की तरफ आना चाहिए। और आपको अपनी असेसमेंट भी करनी चाहिए कि मैं किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता हूँ, तभी आप अपने आप को अंडरस्टैंड करवा सकेंगे कि किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, जब आपको पता होगा इनकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है, ट्रांजैक्शनल क्या होती है, अथेंटिक क्या होती है, रेजिडेंट क्या होती है। ठीक है। और इस मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे रिलेटेड लाजमी सवाल आता है बोर्ड के एग्जाम ID1 में। जो टाइप्स ऑफ लीडरशिप है इसके रिलेटेड लाजमी सवाल आता है हर एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। अब की बिहेवियर एट्रीब्यूट्स की हम बात कर लेते हैं। ये ये जो हमारा पहला है आपका मतलब जो सॉरी से, ट्रांसफॉर्मेशनल। हाँ ट्रांसफॉर्मेशनल, यस। इसकी जो है ना हेडिंग्स लगानी मैं भूल गया, सॉरी। जो ट्रांजैक्शनल जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है, दिस स्टाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओपननेस एंड ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, सपोर्टिंग रादर देन डायरेक्टिंग। ठीक है ना। मतलब है कि आप एक मतलब है कि गुड थिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें ओपननेस ज्यादा होती है, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन का एलिमेंट ज्यादा होता है, सपोर्ट का ज्यादा होता है रादर देन डायरेक्टिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग ज्यादा होती है, एंड प्रिपेयर्डनेस टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज एंड चैलेंजेस। मतलब अगर कोई आपका जूनियर कोई आपको कोई राय दे देता है तो आप उसका देन एंड देयर मतलब है कि वो कहते हैं ना कि उसको ये नहीं कहते कि यार चुप कर दो, प्लीज बी साइलेंट, ऐसा नहीं करते बल्कि आप उसकी बात को सुनते हैं। ठीक है ना। तो मतलब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से लीड करते हैं और अपनी टीम को कामयाबी की तरफ, एक मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है आप उसकी तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है जी। और दूसरा है आपका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शनल। ठीक है ना। ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल में और ट्रांजैक्शनल में आपने फर्क समझना है। ट्रांजैक्शनल क्या है कि जैसे डाकिया होता है ना, ये ट्रांजैक्शनल की आप मिसाल इस तरह समझ लें। मैं आपको कोशिश करता हूँ बड़े आसानी से समझाऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ट्रांसफॉर्मेशनल तो होता है पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन, सपोर्ट, एक मतलब अपने जूनियर्स को भी साथ लेके चलना, आओ मिलके करते हैं ये काम। लेकिन जो ये ट्रांजैक्शनल होती है ये होती है एक जिस तरह डाकिया होता है ना, मतलब एक ऊपर से ऑर्डर आया, एज इट इज आगे आपने उसको इम्प्लीमेंट करवा देते, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है ना। दिस लीडरशिप स्टाइल इज दैट ऑफ टेलिंग रादर देन सेलिंग एंड मे बी कंसिडर्ड टू बी मैनेजमेंट रादर देन लीडरशिप। ठीक है ना। मतलब जो ऑर्डर आपको ऊपर से आया आपने उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना है। ठीक है ना। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शन की आपने मतलब एक तरफ से ऑर्डर लिया दूसरी तरफ आपने इन्फोर्स कर दिया।
इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरा कम होती है। और बहुत सारे जो मैनेजर्स हैं वो इस ट्रांजैक्शनल फेज पे काम करते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशनल पे काम करते हैं। और फिर ये जो अगली ऑथेंटिक लीडरशिप जो होती है वो क्या होती है? Then authentic leadership possesses positive attitude and are great at inspiring people. ठीक है? They build trust. मतलब authenticity के ऊपर काम कर रही होती है ये लीडरशिप। मतलब अगर आप खुद मतलब है कि एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, मतलब अगर आप खुद वायलेट नहीं कर रहे किसी चीज को, तो आपकी अथेंटिसिटी जो है आपकी जूनियर्स के लिए एक माइलस्टोन बन जाती है। ठीक है ना? आप मतलब वो आपकी बात को पत्थर पे लकीर समझते हैं, क्योंकि आपने ट्रस्ट बिल्डअप किया हुआ है अपनी जूनियर के साथ, लोगों के साथ। इसको कहते हैं ऑथेंटिक लीडरशिप। यानी इसमें बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है। ऑथेंटिक लीडरशिप जो है वो आजकल बड़ी पॉपुलर है, कि अगर आप खुद कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली आपके जो नीचे लोग हैं वो भी इस चीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि जितने भी आपकी जूनियर्स होते हैं वो लीडरशिप की तरफ हमेशा देख रहे होते हैं। ठीक है? आप तो सिर्फ एक जगह से देख रहे होते हैं, बाकी नजरें चारों तरफ से आपको देख रही होती है बीइंग लीडर। ठीक है ना? तो इसलिए आप अगर आपकी अथेंटिसिटी अच्छी है, तो आपका कंट्रोल भी अपनी टीम के ऊपर अच्छा होगा। ठीक है? तो ये होता है अथेंटिक लीडर। और ये होते हैं रेजोनेट, चौथी जो फॉर्म है लीडरशिप सर की, that is- सर यहाँ पे मुझे एक पॉइंट है। सर ये ट्रांसफॉर्मेशनल और ऑथेंटिक में इसका हम्म, मतलब है कि बहुत लाइट सा फर्क है। नहीं, फर्क है ये ट्रांसफॉर्मेशनल में और अथेंटिक में, फर्क है। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल ये होता है कि मतलब आप जो है ना वो मतलब चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, टीम बिल्डअप कर रहे होते हैं, लोगों को साथ लेके चल रहे होते हैं। लेकिन अथेंटिसिटी में ये होता है कि आप अपनी अथेंटिसिटी जो है उसको एग्जर्ट कर रहे होते हैं थ्रू। एग्जैक्टली। ठीक है ना? मतलब आप अपने आप को, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गए। मीन्स है के ना? इसमें आपका इंडिविजुअल रूल ज्यादा होता है अथेंटिक में, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय। जी, बिल्कुल उसमें भी होता है, बिल्कुल सर। आपका रोल होता है। लेकिन अथेंटिसिटी में बेसिकली देखे ना, आप अगर एक लीडर है, अगर आप एक ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना? अगर वहां पे जाके आप स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा? आपके जो जूनियर्स हैं वो आपको फॉलो करेंगे ना, वो कहेंगे यार हमारा जो मैनेजर है वही फॉलो नहीं कर रहा, हमें क्यों, क्या जरूरत है इसको फॉलो करें? लेकिन अगर आप खुद फॉलो कर रहे हैं पर्सनल तो एग्जांपल पर्सनल एग्जांपल पर्सनल वो सेट एग्जाम्पल करते हैं। सेट कर देते हैं, ये पॉजिटिव अथेंटिसिटी जी बन जी जाती है ना। बिल्कुल सर। आप अथेंटिक हो जी सर। जाते जी हैं ना, जी। उससे आपकी अथेंटिसिटी उनके ऊपर एग्जर्ट हो जाती है जब आप पर्सनल एग्जाम्पल सेट करते हैं। ठीक है ना? मतलब अगर जी आप फौज के कमांडर हैं, तो आप खुद सबसे पीछे खड़े हो जाएं और सिपाहियों के आगे चले जाओ यार, तो वो मतलब वो आपकी अथेंटिसिटी इस तरह है तो एग्जर्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप खुद जरूरत करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। आपके लोग मतलब जितना आप अच्छा बिहेव करेंगे, ऑनेस्ट तरीके से काम करेंगे, आपकी अथेंटिसिटी एग्जर्ट होगी। ठीक है? लोग आपकी एग्जाम्पल दिया देंगे और आपको थैंक यू। फॉलो करेंगे। ठीक है? उसके थैंक यू बाद सर। अभी ये पॉइंट हमें ऑब्जर्व भी हो गए, हम मेंटली तौर पे हमने जज्ब कर लिए। और आप जी जी। कंटिन्यूसली पूरी ब्रेक भी हो गया सर। चलो गुड, जबरदस्त। ये कर उसके बाद जो फोर्थ हमारा पॉइंट है, दैट इज रेजोनेंट लीडर्स। ठीक है ना? रेजोनेंट लीडर की भी अपनी टाइप है। रेजोनेंट लीडर्स आर इन द ट्यून विद दोज हु आर अराउंड देम। मतलब वो जैसे कि ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ते हैं बड़े मतलब मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह बड़े आम मतलब से फहम के अंदर, ताकि आपकी मतलब जेहन के अंदर जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो आप पूरा थीसिस लिख सकते हैं इसकी। ठीक है? तो रेजनल लीडर्स आर दैट के मतलब जो कि माहौल को देखते हैं, जिस तरह का माहौल होता है ना उसके मुताबिक वो चीजें जज करते हैं, और चीजें को मतलब है कि इमोशनली कंट्रोल भी करते हैं अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस से। मसलन अगर आप जो है, they are very aware that their actions will have an impact on people. They are skillful in bringing out the best in people and helping them achieve results. तो रेजोनेशन होती है, मतलब जो दाएं बाएं जिस तरह की आवाजें चल रही होती है, मसलन आप उनको एक ऐसा माहौल देते हैं, अपने वर्कर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं उनके लिए, कि वो उनको मतलब है कि एक ग्रुप वर्क की आप मतलब है कि वो इसकी एक मिसाल ऐसी भी है
मिसाल के तौर पे अगर आपके दोस्तों यारों का एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें 10 लोग हैं, ठीक है, 10 में से अगर 3 लोग कहते हैं कि यार नमाज के लिए चले, और 7 लोग कहते हैं कि अच्छा यार खैर है, नमाज का टाइम हो गया, कोई चले जाएंगे, कोई नहीं, खैर है। मतलब उसमें क्या होगा, रेजोल्यूशन क्या होगी, उनकी साथ की जो है ना वो अपर एंड होगा, ठीक है ना, वो वहां पे प्रिवेल करेगा। 3 अगर चले भी जाएंगे लेकिन ओवरऑल आपका रिजल्ट सही नहीं होगा, ठीक है। ये 7 उधर रह गए और 3 चले भी गए, अगर वैसे तो उमूमन ये होता है कि वो जो 7 होते हैं उन्हीं की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, बाकी 3 भी, वो भी कहते हैं अच्छा यार ठीक है चलो। लेकिन अगर उलट हो जाए, ठीक है ना, अगर उलट हो जाए, 7 कहते हैं जी हमें जाना चाहिए, हमें नमाज का टाइम हो गया, फौरन मस्जिद में जाना चाहिए, नमाज अदा करनी चाहिए। 3 कहते हैं अच्छा यार खैर है, मेरे एक कोई बहाना करता है, कोई बहाना करते हैं, लेकिन वो 3 की जो रेजोनेंस है वो कम होगी, जबकि 7 की रेजोनेंस ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो वो जो 7 की जो ओपिनियन है उसके ऊपर ज्यादा इम्कान है कि सारे अमल करें, चाहे वो नेगेटिव साइड की हो चाहे पॉजिटिव, इसको कहते हैं रेजोनेंस। मतलब जितनी ओपिनियन स्ट्रांग होगी उतना ही माहौल आपका उसके मुताबिक चलेगा। रेजोनेशन में ये भी इसकी मतलब एक ये खामी भी है कि इसमें अगर कोई नेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव कल्चर ज्यादा है, तो वो प्रिवेल कर जाता है रेजोल्यूशन से, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा है तो वो पॉजिटिव प्रिवेल कर जाता है, नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लेता है। तो ये भी ये डेमोक्रेटिक सर हो गया, हाँ जी, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक टाइप थोड़ा सा आप कह लें, बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब है कि जिधर की हवा उधर चल पड़ी जिधर की हवा चली उधर ही चल पड़ी, है ना। तो इसमें थोड़ा सा ये फैक्टर आ जाता है, और ये भी स्टाइल है लीडरशिप का कि मतलब जो इस बुक के अंदर हमें इन 4 जो मेन स्टाइल्स हैं इनके ऊपर डिस्कस किया गया, ताकि आप अगर इनके मतलब डिटेल से बुक को स्टडी करें तो आपके जहन में ये कंसेप्ट क्लियर हो, आपको समझाने का बेसिकली मकसद ये है। आई होप कि आप चारों लीडरशिप स्टाइल्स की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, अब जेन क्लियर हो गए होंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल क्या है, ट्रांजैक्शनल क्या है, एथेंटिक क्या है, और रेजोनेटिव लीडरशिप क्या है। जी इजाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सर क्लियर इससे है सर, जी क्लियर है। क्लियर है। इसमें सर सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक लगी है ना, वो ऑथेंटिक वाली लीडरशिप ज्यादा हाँ मेरे ख्याल से अच्छी बिल्कुल है। बिल्कुल। रोल रोल एथेंटिसिटी, मॉडल बन के चलने वाली। यस 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 बिल्कुल। आप अगर इसकी डिटेल जाके पढ़ेंगे ना बुक के अंदर तो अब आपको मजा भी आएगा, समझ भी आएगी आपको क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ आ गया, ठीक है ना। उसमें फिर जी आप जी बिल्कुल सर। अब जब इनका अगर एनालिसिस करें चारों का, तो उसमें भी यही चीज मेंशन है कि ऑथेंटिक लीडर्स आर मोर कैपेबल टू हैंडल दी थिंग्स, मतलब दे आर मोर एग्जर्टिव, और ज्यादा बेहतर फॉर्म है ये लीडरशिप की ऑथेंटिसिटी में, ठीक है ना, ऑथेंटिक। लेकिन ये कि ये स्टाइल सारे ही मतलब प्रिवेल कर रही होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बात का ऐसा होता है कि कुछ लीडर जो है उनके अंदर एक से ज्यादा खूबियां होती हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशनल भी होते हैं, ट्रांजैक्शनल का भी थोड़ा बहुत उनके अंदर आ जाता है, और ऑथेंटिसिटी का भी थोड़ा फैक्टर आ जाता है। बट ये है कि कोई एक लीडरशिप स्टाइल आपको चूज करके उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये हमारे मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी में भी ये चीज है कि जब आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर रहे होते हैं तो आप लीडरशिप की टाइप्स का आपको पता होना चाहिए। तो जब आप मैनेज कर रहे होते हैं तो आपको पता हो कि मैं किस स्टाइल से मैनेज कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है ना। तो इसलिए स्टाइल का पता होना चाहिए। अब ये मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा हेडिंग की जो है एनिमेशन गलत हो गई। अच्छा, अब लीडरशिप स्टाइल्स की बात कर ली हमने, लीडरशिप को डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं वर्कर कंसल्टेशन मेथड की, कि एक तो हम वर्कर कंसल्टेशन की इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं, और फिर कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके जरिए लीडरशिप जो है अपने वर्कर्स को कंसल्ट, देखें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस इशू की, वर्कर कंसल्टेशन की, कि जहाँ पे लीडरशिप आती है उसके साथ ही वर्कर कंसल्टेशन आ जाती है। मतलब जो एक डेवलप माइंड होता है ना, डेवलप माइंड, वो वर्कर को और मैनेजमेंट को, वो एक वो कहते हैं ना वो जो हिंदुओं में वो जात पाते हैं, एक वो खत्री होते हैं, दूसरे शूद्र होते हैं, इस तरह के उस तरह ट्रीट नहीं करते जो डेवलप माइंड होते हैं। मतलब वो वर्कर को और लीडर को एक ही कैटेगरी में साथ साथ कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। वर्कर्स अगर आपके मतलब जिस तरह लीडरशिप इंपॉर्टेंट है उसी तरह आपके वर्कर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप उनको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे तभी आप एक डेवलप माइंड के साथ काम कर सकते हैं। ये
ऑब्वियसली ये है तो बेसिकली हमारे इस्लाम का कल्चर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गौरव ने इसको अपना लिया हुआ है, और वो अपनी नॉलेज के अंदर अपनी ये जितनी भी मैनेजमेंट्स हैं उनके अंदर आप उनकी बुक्स को पढ़ें तो आपको मोस्टली आपको जो इस्लाम के कॉन्सेप्ट है बेसिक वही उभरते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अगर आप उनको डीप जाके स्टडी करें तो ये जो मुसावात है, इक्वालिटी है, ये बेसिकली इस्लाम का कॉन्सेप्ट है ना, मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है। लेकिन उन्होंने चूंकि ज्यादा रिसर्च की है इसके ऊपर, उनको ड्रा कर लिया अपनी क्वालिफिकेशंस के अंदर, अपनी लाइफ स्टाइल्स के अंदर, और उससे फिर तरक्की भी देख लें कर लें, और बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके हैं। तो वर्कर की इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस करना और फिर उसके मेथड्स की कंसल्टेशन किस तरह की जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लेसन के अंदर। सो इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग क्या है जी? वर्कर कंसल्टेशन इन्वॉल्व्स एंगेजिंग एम्प्लॉयज इन हेल्थ एंड सेफ्टी डिसीजंस। ठीक है, अब देखें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, खासकर इस कंसल्टेशन के प्रोसेस की। बाकी जो मैनेजमेंट्स हैं उनके अंदर भी ऑब्वियसली वर्कर कंसल्टेशन जरूरी है, लेकिन स्पेशली हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर तो ये लाजमी है। कंसल्टिंग वर्कर्स इंश्योर्स दैट हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स आर प्रैक्टिकल एंड रेलेवेंट टू देयर नीड्स। मतलब जब आप कंसल्ट करते हैं इसका मतलब है कि आप जो भी कंट्रोल मेजर्स एज ए मैनेजर वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जब आपके वर्कर्स की इनपुट आएगी। ये तारिक साहब आपने हैंड रेस किया, तो यू वांट टू जी आस्क एनी सर, क्वेश्चन? यस सर, सेम अगर हम आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को पढ़े ना 45 को या 14001 को, तो उसमें भी यही है कि उनकी भी जो क्लास नंबर मेरे ख्याल में 5 है कि वर्कर्स पार्टिसिपेट लीडर एंड लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। सो इस एग्जैक्टली, मीन कि ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो ये तो जस्ट एक लिंक है जो मैंने इसमें सर यस, दी है। बिल्कुल अच्छा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट, क्योंकि मैं तो खुद ये सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ाता हूँ और इनके ऊपर मैं कोर्सेज ट्रेनिंग्स करवाता हूँ। तो आईएसओ चाहे 45001 है, चाहे वो 14001 है, चाहे क्यूएमएस है 19001 है, ये फूड सेफ्टी है, कोई भी आईएसओ का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है जहाँ पे क्लॉज 5 है आपकी जो लीडरशिप के ऊपर बेस कर रही है, उसके अंदर मतलब आपका वर्कर कंसल्टेशन का मैंडेटरी पार्ट मौजूद है कि आपका वर्कर कंसल्टेशन मस्ट है। बल्कि जो क्लॉज 4 है जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसमें भी वर्कर जी का फीडबैक लेना जरूरी है जब आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं, जो प्लानिंग फेज होती है 6, जिसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करते हैं, तो उसमें भी जो आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपके एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनका इनपुट आना बहुत जरूरी होता है। उसके बगैर वो जी क्लॉज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। ठीक है ना? तो जी, थैंक यू। बिल्कुल इसी तरह ही मतलब है कि इसकी इम्पोर्टेंस है कि मेथड सच एज सेफ्टी कमेटीज, ये इस तरीके से वर्कर कंसल्टेशन होती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमेटीज बनी होती हैं, सजेशन बॉक्सेस रखे होते हैं, मतलब आपने डिपार्टमेंट्स के हवाले से अगर वहाँ पे कोई कंप्लेंट्स हो तो लोगों को इंकरेज करते हैं कि उन कंप्लेंट्स को आप यहाँ पे मेंशन करें, अपनी बॉक्स के अंदर सजेशन दें। ठीक है, एंड रेगुलर मीटिंग्स फैसिलिटेट टू वे कम्युनिकेशन। अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान में एक कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में मीटिंग्स वगैरह होती रहेंगी, तो उनका इनपुट पता चलता रहता है। मतलब अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो मैनेजमेंट तक उनकी आवाज पहुंचती रहती है। फॉर एग्जांपल, इन्वॉल्विंग वर्कर्स इन रिस्क असेसमेंट्स helps identify hazards that management might overlook. Regular consultation also builds trust and encourages workers to take ownership of the safety practices. देखिए, और किसी मैटर में इसकी इम्पोर्टेंस हो ना हो, मैं इस चीज को मतलब हालांकि है वो डेफिनेटली है, बट हेल्थ एंड सेफ्टी में वर्कर कंसल्टेशन की अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैनेजर जो अपने जाहिर ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं, वर्कर्स ऑन ग्राउंड काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको जिस मशीन पे एक वर्कर खड़ा है, जिस माहौल के अंदर वो काम कर रहा है, जिस एफर्ट से वो काम कर रहा है, उसकी जो एक्चुअल सिचुएशन है वही बयान कर सकते हैं। एक एयर कंडीशन कमरे में बैठा मैनेजर कभी भी उसको तस्वर नहीं कर सकता। एक वर्कर जो है अगर धूप में काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको जो तकलीफ वहां पे आ रही है, जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका अंदाजा आप एसी वाले रूम में बैठ के नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको उस वर्कर के पास जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, और फिर उससे इनपुट लेके आप अपनी प्लानिंग के अंदर ऐसा माहौल उसके लिए बनाएं कि उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो सके। ठीक है, वर्कर आपको बेहतर गाइड करता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई
मशीन जो है वो किसी किस्म का कोई रिस्क जनरेट कर रही है काम के दौरान में, ठीक है ना। तो आप जब उस वर्कर तक पहुंचेंगे, अगर आपका कोई कंसल्टेशन का प्रोसेस मौजूद है, तो ऑब्वियसली वो उसका फीडबैक आपको आ जाएगा फौरन, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा कि फलाने जगह पे प्रॉब्लम है, या कोई खुदा ना सा कोई माइनर सा इंसिडेंट भी हुआ है ना, कोई वाकया भी हुआ है, अगर आपने एक अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन का प्रोसीजर बनाया हुआ है अपनी कंपनी के अंदर, जो कि ये हमारी मतलब लवली कहती है कि आपने बनाना है लाजमी, तो फिर ये होगा कि वर्कर की इनपुट फौरन आप तक आ जाएगी, ठीक है। उसकी जो भी मतलब है कि अगर छोटे लेवल के ऊपर भी कोई रिस्क होगा ना, मसलन अगर कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है, ओवरलोडिंग की वजह से या मतलब कोई और इशू की वजह से, तो अगर कोई प्रोसीजर मौजूद है रिपोर्टिंग का, तो फौरन वर्कर वहां पे जिसने देखा वो फौरन रिपोर्ट कर देगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इशू, फौरन आपकी जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स की टीम है उसके ऊपर एक्ट करेगी और उसको कंट्रोल कर लेगी। लेकिन अगर ये कंसल्टेशन प्रोसीजर नहीं है, तो क्या होगा, वर्कर अगर देख भी रहे हैं ना, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, लोग कहेंगे यार साड़ी कोई सुनता ही नहीं, की जरूरत है मतलब है कि गल करने की, अपने आप में गुजारा है। वो फिर क्या होगा कि वो छोटा सा इशू जो मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से स्टार्ट हुआ, हो सकता है बढ़ते 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 एक बड़ा इशू बन जाए और बड़ी वहां पर कैटास्ट्रॉफिक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो जाए, काफी इंजरीज हो जाए और बड़ा लॉस हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए वर्कर कंसल्टेशन की अहमियत जो है अपनी जगह पे मुसल्लम है, और ये जरूर होनी चाहिए। डिफरेंट मेथड्स हैं इसके लिए, जैसे मतलब है कि आप मतलब है कि रेगुलर कम्युनिकेशन करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और उसके साथ जो उनकी जो सेफ्टी कमेटीज हैं वो बना दें। उनके मतलब एक जो आप देखें तमाम कंपनीज के अंदर जहाँ पे हेल्थ सेफ्टी की टीम काम कर रही होती है, वहाँ पे टूल बॉक्स टॉक्स होती हैं, डेली बेसिस की होती हैं। फिर एक डीब्रीफिंग होती है एट द एंड ऑफ द डे, मतलब सुबह जब आप वर्क स्टार्ट करते हैं, ये हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग नहीं करते, ये आपके तमाम वर्कर्स करते हैं, मतलब जिस जिस डिपार्टमेंट का वर्कर्स होते हैं वो स्टॉक एक छोटी सी शॉर्ट मीटिंग करते हैं आपस में, जिसमें सेफ्टी से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, बात की जाती है। उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग भी होते हैं, या मैनेजर्स या सुपरवाइजर या जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मतलब वो एक छोटी सी, जिस तरह आप देखें ना, ये मैच स्टार्ट होने से पहले जो प्लेयर्स होते हैं वो आपस में जफ्फी डाल के खड़े हो जाते हैं और आपस में छोटी मोटी बातचीत करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। इसी तरह टूल बॉक्स स्टॉक्स जो है, ये 15 से 20 मिनट की एक शॉर्ट मीटिंग होती है जो डेली बेसिस के ऊपर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, जिसमें मतलब है कि सेफ्टी से रिलेटेड छोटे मोटे मैटर्स जो है उन पर डिस्कस किया जाता है। मसलन अगर कहीं पे कोई वर्क परमिट चाहिए, तो उसके अंदर ये इशू डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि हमने हमने आज और वर्क करना है, वेल्डिंग करनी है, वर्क एडाइट करना है, तो हमारा जो वर्क परमिट है वो अभी तक इशू नहीं हुआ। इस तरह के इश्यूज वहाँ पे डिस्कस होते हैं, या मतलब है कि अगर कहीं पे कोई रिस्क असेसमेंट परफॉर्म हुई है और उसके लिए कोई कंट्रोल मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं, तो उन वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं आए, या किसी की ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई इशू है, या इस तरह के जो मैटर्स होते हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं, वो उसमें डिस्कस होते हैं। तो टूल बॉक्स टॉक बेसिकली वर्कर कंसल्टेशन का ही एक पार्ट है। इसी तरह जो आपकी उनके साथ टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती हैं, उनके सुपरवाइजर्स के साथ, उनके जो कमेटी मेंबर्स होते हैं उनके साथ, जब आपने कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड एज ए मैनेजर कोई उसमें इनपुट लेनी होती है, तो आप उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको दिखाते हैं अपने साथ, और पूछते हैं मसलन आपने कोई कंट्रोल मेजर नया अप्लाई करना है, नई मशीनरी लानी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई नया प्रोसेस आया है, कोई नई चीज एंट्री हो रही है, कोई आपने कोई मौजूदा डिपार्टमेंट को चेंज करना है, कि उसमें तब्दीली करनी है, कुछ भी होना है, तो अगर आपके साथ उनका कनेक्शन होगा वर्कर्स के साथ, तो बेहतर इनपुट आप उन आपसे उनको मिलेगी, उनसे आपको मिलेगी, और आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ज्यादा फास्ट होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब हम आप आगे हैं जो अपनी तीसरे टॉपिक के यानी ऊपर। सर, जी जी जी, जस्ट प्लीज बोले। मैं सर कह रहा था, ये वर्कर कंसल्टेशन है, वर्कर कंसल्टेशन सर, इसका मतलब है कि लीडरशिप की ये बैकबोन है। अगर यस, ये अपना राइट मैसेज नहीं पहुंचाएंगे उन तक, तो कैसे सर चीज़ें सॉल्व होंगी। तो मेरे ख्याल से फेयरलेस होना भी जरूरी है वर्कर का मैनेजमेंट तक, ताकि वो उनको बात बताएं तो वो आगे से डांटे नहीं, बल्कि उनको पॉजिटिव एक्सेप्ट करके उसका कोई सॉर्ट आउट करे। राइट सर? एग्जैक्टली यही आप देखिए ओशा के अंदर विसल ब्लोइंग का कानून मौजूद है, ओशा के अंदर कानून है
कि अगर कोई वर्कर समझता है कि उसको अगर उसकी जान को खतरा है, कहीं पे रिस्क बहुत ज्यादा है, तो वो ना सिर्फ उस काम से इनकार कर सकता है बगैर किसी जी मतलब है कि रिटेलिएशन के, मतलब एम्प्लॉयर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले सकता कि तुमने काम से क्यों इनकार किया। और उसके साथ साथ वो वर्कर ओशा की इंस्पेक्शन भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये राइट है, ये कानून के अंदर हक दिया गया है वर्कर्स को कि अगर आपकी मैनेजमेंट जो है वो आपको जबरदस्ती किसी ऐसे काम में डालने की कोशिश करती है जो कि आपकी हेल्थ को, आपकी सेफ्टी को, आपके ख्याल में खतरा हो सकता है, तो आप उससे वर्कर से, ये आईएलओ के कन्वेंशन के अंदर भी मौजूद है बाय द वे, उसके जो राइट सर। मतलब आर्टिकल 16 और 17 आप पढ़े ना, उसके अंदर भी ये मौजूद है कि वर्कर इनकार कर सकता है। तो उसका बेहतर तरीका तो यही है ना कि अगर आपकी कंसल्टेशन वर्कर्स के साथ अच्छी होगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, वो काम से इनकार नहीं करेगा, बल्कि अगर आप उसने कोई इनपुट दी है, अगर आपने उसकी बात को सुन लिया है और टाइमली आप तक पहुंच गई है, तो आप कोई ना कोई इसका हल करेंगे ना, ठीक है ना। अगर बिल्कुल सर। मतलब बात का जरूरी नहीं होता है कि हर जगह पे वर्कर ही सही हो, वो भी गलत हो सकते हैं, बट ये है कि फिर जब आप बात आप तक पहुंच गई तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं ना, फिर आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, आप उस मसले का हल कर राइट सकते सर। हैं। लेकिन अगर बात ही नहीं आने देंगे, आप उस नेटवर्क को ही तोड़ देंगे, रास्ते में आप रुकावट खड़ी कर देंगे, यानी वर्कर की यस सर। गलत या सही, ये तो बात की बात है ना कि उसकी बात गलत है या सही है, ये तो एज ए आपने डिटरमिन करना होता है ना। लेकिन वो चाहे वो सही है या गलत है, उसकी बात आप तक आनी चाहिए, ये जरूरी है, इसको कहते हैं वर्कर कंसल्टेशन, ठीक है जी। और ये मस्ट आनी चाहिए उसकी बात आपको, आपके पास, ठीक है। बिल्कुल सर। तो जबरदस्त, गुड हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कंसल्टेशन का, लीडरशिप स्टाइल्स का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में इंशाल्लाह ताला। जी। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं जी। हम आगे है हमारा बिहेवियर सेफ्टी कल्चर। सेफ्टी कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, या बेसिकली जो कल्चर है वो क्या होता है, किस तरह डेवलप होता है, और उसका जो बेसिकली जो हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ क्या कनेक्शन होता है, ये कैसे मतलब इमर्ज होता है, और उसका हमारी ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के ऊपर क्या असरात होते हैं। और मतलब है कि उसके जो हम एज ए मैनेजर अपने लोगों के बिहेवियर में बेहतरी के लिए, मैं मिसाल देता हूँ कि आप ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तरतीब किया, ठीक है ना, या कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने रिस्क असेसमेंट करवाई, उसमें कोई मतलब है कि इशू आया जिसके अगेंस्ट आपने जो प्रपोजल आई थी, जो भी कंसल्टेंट था जिसने असेसमेंट की, उसने कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट आपको सजेस्ट किया, ठीक है ना, वो आपने मंगवा लिया एज ए मैनेजर अपनी टीम। अब आपके वर्कर जो है वो उसको पहनने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं यार जी हमारे सर में को ये अजीबो गरीब लगता है, ये है वो है, ठीक है ना। तो मतलब क्या होगा कि ये उनका एटीट्यूड है, ये उनका एटीट्यूड है जो कि, या उनका बिहेवियर है जो कि नेगेटिव साइड पे है। अब आपने, आपको पता है कि जी मतलब जिस रिस्क के अंदर वो काम कर रहे हैं उसमें ये फैक्टर इतना है कि वो उनको नुकसान कर सकता है। अब आपने उनके बिहेवियर के अंदर, एटीट्यूड के अंदर किस तरह पॉजिटिविटी लानी है, उसके लिए बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के प्रोग्राम है या प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सर इसके लिए जो बड़ी कंपनी है ना, जैसे मैं काम कर रहा था एक दफा, ये कंपनी है एक टीआर, हम्म, मेरे स्पेनिश कंपनी। तो उन्होंने साइड के ऊपर स्पेसिफिक शेल्टर बनाया रिफ्रेश ट्रेनिंग की, बिहेवियर ट्रेनिंग की, ऑन द good, स्पॉट। अगर किसी वर्कर से कुछ ऐसे अनसेफ एक्ट वो कर रहा है इंटेंशनली, तो उसकी रिफ्रेश ट्रेनिंग कर देते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, बेहतरीन। यही तो एक मतलब है कि जरूरत भी होती है कि आप मतलब ऑन साइट ऑन जॉब भी मतलब है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो उसका पार्ट है, पहला तो आप सर्वेज करते हैं, आप चेक करते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम्स किस किस्म की हैं, किस किस्म की एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स हैं वर्कर्स के, कि वो गाली गलौज करते हैं, लड़ने झगड़ने पर तैयार हो जाते हैं, या मतलब है कि वो फौरन जो है ना हाइपर हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे कोई बैकग्राउंड वजह भी तो हो सकता है उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जिस माहौल में आप उनसे काम करवा रहे हैं उससे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, हो सकता है उनके ऊपर स्ट्रेस हो, वर्कलोड ज्यादा हो, ठीक है ना। तो बजाय इसके कि आप उनको फोर्स करें कि उसी मतलब एक अनसेफ इन्वायरमेंट के अंदर वो काम करते रहे,
आप उनके साथ कंसल्ट करके उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के आप उसका हल क्यों नहीं करते? ये फर्क है एक डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर और एक जो नॉन डेवलप्ड है उनके अंदर। हमारे यहाँ वही बात है ना कि मतलब रेजोनेंट टाइप की जो सिचुएशन चल रही होती है कि ठीक है यार, जिधर ज्यादा लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर चल पड़ो, ठीक है ना, देखे बगैर सोचे बगैर कि ये क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा। जबकि जो डेवलप कंट्रीज होते हैं, डेवलप मतलब लोग हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं इश्यूज को एट स्पॉट, ठीक है ना। अगर एटीट्यूड में प्रॉब्लम्स हैं तो अगर आपके वर्कर्स हैं वो लेट हो रहे हैं काम में, अगर आपके वर्कर्स आपकी इंस्ट्रक्शन पे अमल नहीं कर रहे, तो जरूरी नहीं है कि वो मतलब है कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, ठीक है। एटीट्यूडनल प्रॉब्लम हो सकती है, उनको कोई उसकी रीजन हो सकती है, तो आपका काम है वहाँ पे मतलब है कि उनको, हाँ, आपके पास लास्ट ऑप्शन तो होता है ना, आप उनके ऊपर मतलब अगर आप एफर्ट करते हैं प्रोग्राम के तहत उनको कंसल्ट भी करते हैं, उनके उनके रिजॉल्व करने के लिए कोशिश भी करते हैं, फिर भी अगर वो पास नहीं आते तो आपके पास डिसिप्लिनरी एक्शन का तो ऑप्शन तो होता है ना, आप ले भी सकते हो और लेना भी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो आप बिल्कुल छोड़ दें अपने हाथ से, नो, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है ऑप्शन। देखिए कहीं ना कहीं आपको सजा देनी पड़ जाती है, लेकिन उससे पहले कोशिश करें कि उसकी नौबत ना आए, वो आपका लास्ट वेपन हो एज ए गुड लीडर, एज ए ऑथेंटिक लीडर, कि वो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे आप यूज करें। इन द टाइम पहले आप उसकी कोशिश करें कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कमीशन जो है ये यूके का कमीशन है, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, गवर्नमेंट ऑफ यूके का। और वो उनकी एक एडवाइजरी कमेटी है जो कि कल्चर को, जो इसको कल्चर को एक्सप्लेन करती है या ब्रीफ करती है या डिफाइन करती है। The product of individual and group values, attitude, perceptions, competencies, and patterns of behavior that determine the commitment to and style and proficiency of an organization's health and safety management। ये बेसिकली लोगों का मतलब है कि जो ग्रुप ग्रुप मीन्स के ज्यादा लोगों का, लोगों के जो रवैया होता है, उनकी जो सोच होती है, उनकी जो स्किल होती है, उससे कल्चर ड्रा होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कंपनी, जैसे मैंने आपको वो नमाज की मिसाल दी थी ना, कि अगर आपकी 10 लोग आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो उनमें 3 लोग जो है वो कहते हैं यार अजान हो गई है, नमाज का टाइम है, 10 लोग कहते हैं यार चले, 10 में से 7 कहते हैं यार नमाज के लिए चले, 3 कहते हैं अच्छा यार खैर है, चल लेते हैं, कोई नहीं, ये मसला हो गया वो मसला हो गया। तो अब उसमें आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल कल्चर है ना वो पॉजिटिव, क्योंकि 7 लोग जो ज्यादा तादाद में है वो पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि अगर वो अपनी पॉजिटिव सोच के ऊपर चलते रहेंगे, थोड़ी सी इंटरवेंशन के साथ, मैनेजमेंट की इंटरवेंशन के साथ, वो 3 लोग भी शर्मिंदा होंगे अपने अमल के ऊपर, वो 3 और 7 के साथ शामिल हो जाए। लेकिन अगर वाइस वर्सा हो जाए, उलट हो जाए, 7 लोग जो है जाने के लिए तैयार नहीं है, 3 जाने के लिए तैयार है, उसमें भी ऐसा होगा कि फिर वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है 7 लोगों का, जो कि अक्सरियत में है, वो उनके ऊपर हावी हो जाएगा 3 पे। बहुत कम सिचुएशन में होता है कि वो जो मतलब है कि जो नीचे वाला ऑप्शन होता है वो ऊपर वाले ऑप्शन पे हावी हो। अमूमन ऊपर वाला जो ऑप्शन होता है, जो अक्सरियत का ऑप्शन होता है, वही हावी होता है। तो एटीट्यूड इसी चीज का नाम है। अगर आप एक अक्सरियत को एक अच्छी मतलब है कि ग्रुप को एक पॉजिटिव थिंकिंग दे देते हैं, उनके अच्छी स्किल्स दे देते हैं, कॉम्पिटेंसीज उनकी अच्छी होती हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका ओवरऑल कल्चर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये जो रवैये के अंदर तब्दीली है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि अब वो मशीनी मतलब है कि बिल्कुल वो इंसान को मशीन नहीं समझा जाता, बल्कि उसको एक इंसान समझा जाता है जिसके अंदर वेरिएशंस हैं, जिसकी सोच में तब्दीलियां होती रहती हैं, उसकी परसेप्शन में चेंजेस होती रहती हैं, और उसकी स्किल लेवल में, मतलब एक वर्कर है वो बड़ा मतलब है कि मोटिवेटेड है आपकी कंपनी के साथ काम करने के लिए, आपने उसको रख लिया है, वो मतलब बड़ा एनर्जेटिक है, ठीक है, लेकिन आप उसकी